हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर। आज की इस बेला में हम लोग एक नए सेट के साथ उपस्थित हैं और नए सेट का पहला प्रश्न सीधा नो बकवास सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस कदर है, कहता है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है सर, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो चला यहां अगर दे देता कि उद्योग में नहीं, अगर देखो दो बातें हैं, अगर कह देता शक्ति की इकाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर कह देता शक्ति 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 की इकाई, शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है तो कहते वाट है। और अगर कहता उद्योग में शक्ति की इकाई है, इसमें लड़का बड़ा भयानक तरीके से वाट मार देता है। उद्योग में शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है तो कहेंगे शक्ति की इकाई है किलोवाट। उद्योग में अगर हम शक्ति की इकाई की बात करेंगे, उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, ऐसा हम नहीं कह सकते। मामला क्या है देखो, उद्योग में जैसे कह दिया ये लड़का इसको किलोवाट मारता है, जो कि गलत है। अगर हम उद्योग में शक्ति की इकाई की बात करेंगे तो उद्योग में शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है हॉर्स पावर, एचपी। और अगर कहेगा बड़े मशीन की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, बड़े मशीन की शक्ति, बड़े मशीन की शक्ति को व्यक्त किया जाता तो कहेंगे किलोवाट में। देखो अगर कहेगा शक्ति की इकाई क्या है तो कहेंगे वाट, कहेगा उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है तो कहेंगे एचपी। और अगर कहेगा बड़े मशीन की शक्ति को व्यक्त किया जाता है तो किलोवाट में। तीनों प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। बड़ा मशीन जब ये कह दिया वाट में नहीं होगा, वो किलोवाट में होगा। उद्योग में अगर शक्ति की इकाई कह देगा तो हॉर्स पावर हो जाएगा, और शक्ति की इकाई कह देगा तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा आपका यहां अश्व शक्ति, डी फॉर कुत्ता। उद्योग में शक्ति की इकाई हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। शक्ति की इकाई कह देगा तो कहेंगे वाट, और कहेगा बड़े मशीन की शक्ति की इकाई तो कहेंगे किलोवाट। दैट इज द आंसर। तो यहां आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बड़े मशीन की शक्ति कहता तो किलोवाट हो जाता। सेम अगर आप जाओगे तो ऊर्जा से भी रिलेटेड है, कहेगा ऊर्जा का एसआई मात्रक, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कह देता है ऊर्जा का एसआई मात्रक तो कहेंगे भैया ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। लेकिन अगर कहेगा ऊर्जा का, ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया आपको, अगर कह दिया कि ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो हम कहेंगे चला किलोवाट आवर। अगर कह देगा ऊर्जा का सही मात्रक क्या है तो जूल, ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है तो किलोवाट आवर। और अगर कह देगा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है तो कहेंगे सीजीएस मात्रक क्या है भैया मेरे, तो अर्घ है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है, अर्घ है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट आवर। सब अलग, वाणिज्यिक मतलब व्यवसायिक इकाई कह देगा तो किलोवाट आवर, एसआई मात्रक कह देगा तो जूल, और सीजीएस मात्रक कह देगा तो अर्घ। तीनों अलग अलग है, तीनों को आप अलग अलग तरीके से लिख लीजिए, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। अब चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। इसमें लड़का दोनों में डाउट खाता है, एगो मिथाइल मरकैप्टेन है, एगो इथाइल मरकैप्टेन है। सर एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है, मिथाइल का नहीं। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इथाइल मरकैप्टेन नहीं रहे तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकैप्टेन। पहला आंसर जैसे ही लड़का को मिलता है मरकैप्टेन को खोजने लगता है, इथाइल मिथाइल में क्वेश्चन फंसा देता है। तो देखिए कहेगा अगर एलपीजी, कहेंगे ये गंधहीन है, एलपीजी क्या है, गंधहीन है। और एलपीजी में गंध के लिए कहेगा, एलपीजी में गंध के लिए,
एलपीजी में गंध के लिए, एलपीजी में गंध के लिए अगर कहेगा तो हम कहेंगे इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि यह किसका यौगिक है, तो ये सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन सल्फर का यौगिक है, सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है, तो कहेंगे सल्फर का यौगिक है। कहेगा एलपीजी कैसा होता है, तो कहेंगे गंधहीन। लड़का कहेगा नहीं एकरा में गंध होता है, तो मास्टर वो फंसा लेता है तोरा। कहेगा एलपीजी में गंध होता है, नहीं एलपीजी में गंध नहीं होता है, उसमें जो हम लोग इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं इसके कारण उसमें गंध आ जाता है। तो लड़का सुनता है एलपीजी गंध होता है उसमें, नहीं एलपीजी में गंधहीन है, इसमें कोई गंध नहीं होता। लेकिन एलपीजी में जो गंध के लिए हम लोग मिलाते हैं ताकि लीकेज हो तो पता चले, इथाइल मरकैप्टेन। लेकिन अगर इथाइल मरकैप्टेन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर मारेंगे मिथाइल मरकैप्टेन। ये आपका सेकंड आंसर होगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। अब आते हैं हम लोग सर, एलपीजी में गंधहीन है, एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन इन नहीं रहेगा तब मिथाइल मरकैप्टेन मार देंगे। इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है सर, सल्फर होता है इसमें। कहता है निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये चला इसको बड़ा घुमा घुमा के पूछा है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ की अगर हम बात करें, ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, जो ठोस से सीधे सीधे गैस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। कहता है जो ठोस से सीधे किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए। इसका एग्जाम्पल सर जितना हम लिखा रहे हैं इसी को याद कर लीजिएगा, इसी से लगभग 12 को क्वेश्चन पूछा है, इसी से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल है आपका नेप्थलीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन गंधक। उसके बाद आ जाइए आप आयोडीन, आयोडीन। उसके बाद आ जाइए आप बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, 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 अमोनियम क्लोराइड। ध्यान देना, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ये ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ये ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। कहता है तो बता आंसर क्या हो जाएगा, ये वेप्थिलीन नहीं, ये नेप्थलीन है। कहते हैं निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो कहेंगे आंसर हो जाएगा हमारा नेप्थलीन। इसमें इसी लिस्ट में से कोई एक रहेगा, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड में से कोई एक रहेगा, दैट इज नेप्थलीन। नेप्थलीन हो गया। जो ठोस से सीधे गैस में, कल हम पढ़े थे सर गैस से ठोस में बदल जाएगा डिपोजिशन, लेकिन जब ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा तो इसको हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं और यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें आपका नेप्थलीन, एंथ्रासीन, गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, इसी से आपका 12 क्वेश्चन बन जाएगा, बना के देख लेना। द नेक्स्ट वन इज, अगला हम चलें। अगला है आपका सर ध्वनि प्रदूषण में डैश में मापा जाता है। इसको दो तरीके से पूछा है। एक तो पूछा ध्वनि प्रदूषण को डैश में मापा जाता है, एक और 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर पूछा है ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। देखो दोनों क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है और ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, दोनों का आंसर सेम है। देखो ध्वनि 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 की प्रबलता पूछे, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ध्वनि की प्रबलता पूछे या ध्वनि प्रदूषण पूछे, ध्वनि प्रदूषण पूछे, इस सब का यूनिट होता है डेसिबल। ध्वनि प्रबलता पूछे या ध्वनि प्रदूषण पूछे, इस सब का यूनिट होता है क्या, सबको मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण इस सबको मापा जाता है किसमें, डेसिबल में।
और अगर हम बात करें ध्वनि प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण को छोड़ दीजिए तो कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के, कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूछता है, चला डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल ये तक की ध्वनि को प्रदूषित ध्वनि नहीं मानते। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। कहते हैं ध्यान देना, ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें, इसको डेसिबल में नापते हैं और कहता है डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा, 95 से 100 डेसिबल पार कर जाएगा तो मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है। तो सर अब आंसर बताइए, ध्वनि प्रदूषण कहे या ध्वनि प्रबलता कहे, किसमें नापते हैं? डेसिबल में। जूल सब जानता है कार्य का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, यू विल गेट द आंसर। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, मतलब प्रदूषित ध्वनि नहीं माना जाता है। यहां आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। हैंडराइटिंग चलाते नहीं, उम्र गड़बड़ है, मैनेज कर लेना। अगला, ध्वनि की प्रबलता कहे या प्रदूषण कहे तो हम लोग डेसिबल में ही नापते हैं। प्रतिध्वनि, बार बार सुनाई देना, बार बार सुनाई देना, बार बार सुनाई देना हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, बार बार सुनाई देना। आवृत्ति समझ ही रहे हो, एकांक समय में दोलन की संख्या, हर्ट्ज आवृत्ति का SI मात्रक है। तो हम कहना यह चाह रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण कहे या ध्वनि प्रबलता कहे, इसका SI मात्रक डेसिबल ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगले में आते हैं। कहता है एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाता है। देखो तुमको क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछेगा, अस्थाई रहता या नियत रहता, क्या बात है, नियत रहता पूछे, नियत रहता, अस्थाई रहता, या पूछे नहीं बदलता। एक के बात है, नहीं बदलता। देखो यहां हम इसका परिवर्तन का लिस्ट बना देते हैं, कौन कौन सा परिवर्तन है, एकदम आराम से चला। एक है तुम्हारा जो लिस्ट में पहला, जैसे सम लग गया, सम मतलब होता है बराबर, समतापीय मतलब होंगे, कहेंगे ताप बराबर, ताप नहीं बदलेगा, ताप नियत रहेगा, ताप स्थायी रहेगा, ताप नहीं बदलेगा। उसके बाद दूसरा सममितीय, सममितीय या सम आयतनिक, सममितीय या सम आयतनिक, इसमें क्या नहीं बदलेगा? चला, आयतन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। तीसरा, यहां अगर हम बात करेंगे, एक आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रुद्धोष्म, एडियाबेटिक जिसको आप कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें ऊष्मा नियत रहती है। ये तीन तुमको पूछा जाएगा, एक समतापीय जिसमें ताप नियत रहता है, सममितीय या सम आयतनिक जिसमें आयतन नियत रहता है, और सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है रुद्धोष्म जिसमें ऊष्मा नियत रहता है या ऊष्मा नहीं बदलता है। ऊष्मा नियत रहता है या ऊष्मा नहीं बदलता है। परिवर्तन नियत रहता कह दे, अस्थाई रहता कह दे, नहीं बदलता कह दे, एक के बात है। तो कहेंगे समतापीय ताप नियत रहता है, सममितीय सम आयतनिक आयतन नियत रहता है, रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबेटिक चेंज, इसमें ऊष्मा नियत रहता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ऊष्मा नियत रहता है।
रुद्धोष्म परिवर्तन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसमें उष्मा नियत रहता है। इस सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बताइए रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है, कहेंगे उष्मा नियत रहता है। यहां सममितीय या सम आयतनिक कह देगा तो आयतन नियत रहेगा, समतापीय में ताप नियत रहेगा। अब क्वेश्चन आप बना लीजिए, आपका बन जाएगा। कहता है उष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन नियत रहता है, तो आयतन होगा तो सम आयतनिक होगा या सममितीय होगा, बता आंसर की हो जाएगा बी फॉर बॉल। समदाबीय होगा तो दाब नियत रहेगा, समदाबीय होगा तो क्या नियत रहेगा, इस सब जानता है। सम मतलब होता है बराबर, दाब नियत रहेगा। समभारिक होगा तो भार नियत रहेगा, सम न्यूट्रॉनिक तो न्यूट्रॉन नियत रहेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉन नियत रहेगा। और रुद्धोष्म परिवर्तन इसमें नहीं पता चलता है क्या नियत रहेगा, इसीलिए हमेशा ही पूछता। सम आयतनिक में पता चल रहा है कि आयतन नियत रहेगा, सम आयतनिक में यह पता चलता है कि आयतन नियत रहेगा, लेकिन सम तापीय में यह पता नहीं चलता है कि कौन नियत रहेगा। अब गौर फरमाइएगा, एक मिनट एक्सक्यूज मी, जस्ट हम आते हैं। चला हेलो, देखिए सर, कहने का मेरा यह मतलब था कि अगर हम समदाबीय कहेंगे तो दाब नियत रहेगा, रुद्धोष्म कहेंगे तो उष्मा, रुद्धोष्म तो उष्मा, रुद्धोष्म तो उष्मा, रुद्धोष्म तो उष्मा। ये 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में उष्मा नियत रहेगा, समदाबीय में दाब नियत रहेगा। सममितीय की अगर हम बात करें तो या सम आयतनिक इसको कह सकते हैं, इसमें आयतन नियत रहेगा। और समदेशिक मतलब देश नियत रहेगा, देश नहीं बदलेगा, ये कभी पूछवे नहीं करेगा, ये झूठे बकवास है। तो सर आपको मेनली पूछेगा सममितीय या समायतनिक जिसमें आयतन नियत रहेगा, और रुद्धोष्म परिवर्तन जिसमें उष्मा नियत रहेगा। द नेक्स्ट वन इज कहता रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किया गया था। देखिए सर, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। किसकी खोज की सर? रदरफोर्ड साहब की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड साहब, अब हैंडराइटिंग अब हम बना बना के लिखेंगे। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। किसकी खोज की? चला, नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। पहला बात, अगर हम रदरफोर्ड ने अब नाभिक की खोज किया कैसे? उसने क्या किया कि एक सोने का पत्थर ले लिया, पन्नी जिसको आप कहते हैं, प्लेट जिसको कहते हैं, किसका ले लिया सर? गोल्ड का। और इधर से ये एक कैथोड किरण गुजारा। इसने देखा कि ये कुछ किरण जो है वो मुड़ जाती है और कुछ किरण जो है वो सीधे चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो है वो मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें सीधी चली जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर जो किरण मुड़ती है इसका मतलब यहां बीच में कुछ न कुछ है, यहां पर बीच में कुछ न कुछ है, और इसी को उन्होंने नाभिक नाम दिया। लेकिन ये जो पत्थर लिया था उन्होंने वो सोने का था। किसका था? चला, सोना का। तो कहेगा रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का।
किस प्रभाव के द्वारा? तो कहेंगे प्रकीर्णन। इस ये जो किरणों का मुड़ जाना है ये प्रकीर्णन कहलाता है, इसको हम चला कहते हैं प्रकीर्णन। कहेगा किस प्रक्रिया द्वारा? तो कहेंगे नाभिक की खोज की। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। रदरफोर्ड कितना पे? कुल 3 कोष, 10 8 18 10 5 गो